हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्ट एकेडमी। आपने मुग़ल साम्राज्य के पतन के बारे में जान लिया है। मुग़ल बादशाहों के जो है कमज़ोर हो जाने के कारण एक एक बड़े साम्राज्य का विघटन होने लगा। छोटे छोटे राज्य उभर कर सामने आने लगे। यहाँ जो हम कुछ प्रमुख राज्यों की बात करें तो मराठा, राजपूत, बंगाल से फिर इस तरह से, और हैदराबाद, केरल, फिर अब मैसूर, कर्नाटक, ये साउथ के जो राज्य थे ये अलग हो जाते हैं। और ज़्यादातर निज़ाम और जो नायब थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। पंजाब में देखें तो सिखों का राज था, और आगे चल के इधर आए तो इंदौर, नागपुर, पेशवाओं ने भी अपने आप को घोषित कर दिया था स्वतंत्र, और ग्वालियर। फिर इधर राजपूत को देखें तो राजपूतों की भी अपनी एक वो हो गई थी। कभी ये हारते थे तो फिर उसके बाद कुछ समय के लिए शांत होते थे, फिर विद्रोह करके अपने आप को स्वतंत्र कर लेते थे। तो राजपूतों का अपना एक अलग प्रभाव हो गया था। फिर जाटों की बात करें तो दिल्ली, मथुरा और आगरा का जो क्षेत्र था वो पूरा जाटों का क्षेत्र था। वहाँ जाटों ने विद्रोह कर दिया था। इस तरह से अलग अलग स्वतंत्र राज्य जो है अपने आप को घोषित करते चले गए स्वतंत्र। और ये मुग़ल साम्राज्य के विघटन के समय पर मुग़ल बादशाह की जो पूरी ताकत थी वो और कमज़ोर होती चली गई। अंग्रेज़ अपनी महत्वाकांक्षा के कारण सिर्फ व्यापारी बने रहना नहीं चाहते थे। उन्होंने राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था और अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने लगे थे। मुग़ल जो बादशाह था उसकी कमज़ोर ताकत का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने बंगाल का जो क्षेत्र चुना था अंग्रेज़ों ने, वो उस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने लगे थे। मुग़ल सम्राट फ़र्रुखसियर ने अंग्रेज़ अधिकारियों को कुछ व्यापारिक सुविधाएं दे दी थी। एक तरह का दस्तक एक पास होता था जिसकी वजह से उनको चुंगी नहीं देनी पड़ती थी और वो फ्रीली ट्रेड कर सकते थे। लेकिन इसका भी दुरुपयोग आगे चल के होने लगा था। हम उसको बाद में देखेंगे। अभी देखते हैं कि फ़र्रुखसियर ने जब व्यापारिक सुविधाएं जो एक तरह का एक अधिकार दिया था अंग्रेज़ों को, किस तरह से उसका दोहन करने के साथ साथ उन्होंने सैनिक टुकड़ियां भी रखना शुरू कर दिया। और फिर हम देखते हैं कि अली वर्दी ख़ान 1740 में बंगाल का जो है नवाब बनता है। वो बिहार का नायब था और फिर उसने बंगाल की कमज़ोर ताकत को देखते हुए उस पर आक्रमण कर दिया और उस पर एकाधिकार जमा लिया। अली वर्दी ख़ान ने जो है बंगाल को काफ़ी संगठित किया और फिर एक तरह से उस पर उसने संचालन अच्छे से किया। वो अंग्रेज़ों की नीति को जानता था। वो ये देख चुका था कि अंग्रेज़ कितने मतलब लालची प्रवृत्ति के हैं और वो सिर्फ व्यापारी बन के रहना नहीं चाहते। अब सैनिक टुकड़ियाँ और इस तरह की रखने की चीज़ें देखकर अंग्रेज़ों की जो है अली वर्दी ख़ान थोड़ा आशंकित हो गया था, लेकिन वो बिल्कुल भी उन्हें छेड़ना नहीं चाहता था। उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अंग्रेज़ जो है मधुमक्खी के छत्तों की तरह हैं। अगर इनको छेड़ा गया तो वो आपको बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। इसलिए उसने बस दृष्टि बनाए रखी, एक तरह से नज़र रखी उन लोगों पे, और बाकी कुछ किया नहीं। कालांतर में उसकी मृत्यु हो जाती है अली वर्दी ख़ान की। इसके बाद चूँकि अली वर्दी ख़ान के कोई पुत्र नहीं था तो उसकी सबसे छोटी जो बेटी थी उसका पुत्र जो उसको वो अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जब अपना शासन संभालता है, गद्दी पर बैठता है बंगाल की गद्दी पर, तो यहाँ पर सिराजुद्दौला अपने आप को अंग्रेज़ों से घिरा हुआ पाता है। एक तरह से उसने देखा कि वो जो दस्तक जो पास मिला हुआ था उसको भी उसकी जो चुंगी वो भी ठीक से कलेक्ट नहीं हो पा रही थी। इसका एक कारण ये था कि अंग्रेज़ों ने जो दस्तक पास था उसका दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिया था। दस्तक पास सिर्फ अंग्रेज़ों को मिला हुआ था, लेकिन अंग्रेज़ों ने वहाँ के लोकल व्यापारियों को भी वो पास दे दिया था
और उससे क्या होता था कि चुंगी नहीं आती थी, चुंगी नहीं आती थी तो पैसे यानी राजस्व कलेक्ट नहीं होता था बंगाल के जो है खाते में। तो इससे सिराजुद्दौला को भारी नुकसान होने लगा था। इस भारी आर्थिक नुकसान के कारण सिराजुद्दौला ने फिर रिएक्ट करना शुरू किया और यहीं से फिर बंगाल की कहानी पलटने लगती है। चूँकि अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को वादा दे दिया था कि तुम्हें नवाब बनाएंगे, और नवाब बनने की जो लालच थी उसको देकर उनको ये पूरा भी करना था, इसलिए उन्होंने एक मौका तलाशा कि सिराजुद्दौला को युद्ध के लिए ललकारा जाए। सिराजुद्दौला को ये कहा गया कि तुमने फ्रांसीसियों की मदद की है और वो हमारे दुश्मन हैं, इसलिए तुमने अली नगर की जो संधि है उसका उल्लंघन किया है। तो सिराजुद्दौला कोई जवाब दे पाता इससे पहले ही रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी सेना जो है प्लासी के मैदान में उतार दी थी। तो ये खबर सुनते ही सिराजुद्दौला अपनी राजधानी से निकला और फिर कूच कर दिया अपनी जो है अपने क्षेत्रों को बचाने के लिए। लेकिन आगे चलकर प्लासी में ही उसका सामना होता है और युद्ध में जो है हार जाता है वो। जब सिराजुद्दौला की हार होती है तो वो पकड़ा जाता है। पकड़ जाने के बाद मीर जाफ़र के बेटे ने सिराजुद्दौला का वध करवा दिया और मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया। अब मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बन गया। अच्छा, इसमें ये जान लेते हैं कि ये जो प्लासी का युद्ध था, ये प्लासी के मैदान पे लड़ा गया था। प्लासी के युद्ध का महत्व तो ये था कि अंग्रेज़ों ने ये युद्ध अपनी सैन्य शक्ति की मदद से नहीं जीता था, ये षड्यंत्रों की मदद से जीता था। चूँकि मीर जाफ़र सिराजुद्दौला का सेनापति था और सेनापति होने के नाते सिराजुद्दौला की एक बड़ी सेना को उसको लेकर वहाँ जाना था और अंग्रेज़ों से युद्ध करना था। चूँकि अंग्रेज़ों ने पहले से ही इससे एक बॉन्डिंग बना ली थी कि तुमको वो लालच दे दिया था उसको नवाब बनाने का, इसलिए वो अपनी जो सैन्य टुकड़ी है उसको ले ही नहीं जाता, उसको उतारता ही नहीं है। तो इस वजह से छोटे से सैनिक दल और उसकी वजह से ये अपने ही सेनापति के धोखा देने की वजह से सिराजुद्दौला हार जाता है, उसकी पराजय हो जाती है। तो ये जो प्लासी का युद्ध था ये एक अंग्रेज़ों की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि षड्यंत्रों और कुचक्रों का पूरा एक उनकी षड्यंत्रों की जीत थी। ठीक है, तो आगे चल के हम देखते हैं कि मीर जाफ़र जब नवाब बनता है तो उसको तो बड़ी खुशी होती है कि वो नवाब बन गया, लेकिन कुछ समय बाद उसे रियलाइज़ होता है कि उसने कांटों का ताज पहना हुआ है ना। कांटों का ताज कैसे पहना है? वो ऐसे कि अंग्रेज़ों ने युद्ध का हर्जाना भी मीर जाफ़र से ही लिया। मीर जाफ़र के ख़जाने से बहुत सारा पैसा निकाला गया और जो चुंगी जिससे अंग्रेज़ों को पैसा मिलता है, जो दस्तक पास था, वो तक अब चुंगी देते नहीं थे और फिर उसका सब बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होता रहा। तो एक तरह से नवाब का खजाना पूरी तरह से खाली होता गया। इस खाली खजाने और अर्थव्यवस्था की बिगड़ी स्थिति की वजह से मीर जाफ़र जो है अंग्रेज़ों से उसके संबंध थोड़े खट्टे होते जा रहे थे। अब जो है अंग्रेज़ों ने फिर मीर जाफ़र को अपदस्थ करने का एक प्लान बनाया। अंग्रेज़ों और मीर जाफ़र में संबंधों में खटास आ जाती है क्योंकि खजाना खाली हो जाता है और अंग्रेज़ अब फोर्स करने लगते हैं उसको और पैसे के लिए। इसलिए उन्होंने प्लान किया कि मीर जाफ़र के ही दामाद मीर कासिम को अब नवाब बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने मीर जाफ़र से बोला कि वो उसको नायब के पद पर रखे, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं था और उसने साफ मना कर दिया और अपना जो नवाब का पद था उसे छोड़ दिया। अब मीर कासिम नवाब बन जाता है। मीर कासिम नवाब बनते ही अपनी राजधानी मुंगेर ट्रांसफ़र कर लिया उसने और फिर मुंगेर में किलेबंदी कर ली और 40,000 सैनिक रख लिए। 40,000 सैनिक रखने के बाद वो अपना जो है पूरा प्रशासन अच्छे से करने लगता है और अंग्रेज़ों के जो व्यक्तिगत व्यापार था उस पर कर लगाने लगता है, उस पर टैक्स करने लगता है। तो इससे अंग्रेज़ जो है उससे
गुस्सा हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, और फिर उन्होंने उसको युद्ध के लिए वो किया, उकसाया। अब उदय नाला का एक युद्ध होता है इन दोनों के बीच में, और मीर कासिम इसमें हार जाता है। इस तरह से कई जगह युद्ध होते हैं, पटना में, मुर्शिदाबाद में, अलग अलग स्थानों पर। तो कई जगह पराजित होने के बाद मीर कासिम अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला, उनकी शरण में जाता है, उनकी संरक्षण में रहता है, और फिर उसके बाद वहाँ उसने मुग़ल जो शाह आलम द्वितीय मुग़ल सम्राट था उससे और शुजाउद्दौला से एक साथ मदद की गुहार करता है, और एक साथ उनकी तीनों की एक संगठित सेना होती है, वो फिर अंग्रेज़ों से लोहा लेती है। बक्सर में ये युद्ध होता है। इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने, रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत अपनी जो है सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया, और यहाँ पर इस बक्सर के युद्ध में इनको पराजित किया जाता है। एक इलाहाबाद की संधि होती है। चूँकि बक्सर का युद्ध जो था अंग्रेज़ों के लिए बड़ा ही निर्णायक सिद्ध होता है, यहाँ से वो सत्ता में पूरी तरह से अपना पकड़ बना लेते हैं, और उनका सिर्फ व्यापारी नहीं, अब राजनीतिक हस्तक्षेप भी हो गया था। अब बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि होती है, इसमें एक तरह से बहुत बड़ा युद्ध का हर्जाना लिया जाता है, और अंग्रेज़ों को एक बड़ा क्षेत्र मिल जाता है। तो इस तरह से ये बक्सर का और प्लासी का जो युद्ध था, बंगाल के इतिहास में एक बड़ा मोड़ था, और यहीं से अंग्रेज़ों ने अपनी शक्ति जो है बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर संगठित करना शुरू कर दिया था। आई होप आपको बंगाल की पूरी हिस्ट्री समझ में आ गई होगी, कैसे प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध एक तरह से निर्णायक युद्ध रहा अंग्रेज़ों के राजनीतिक हस्तक्षेप में। अब इसके बाद हम देखेंगे मैसूर का जो पूरा इतिहास है, कैसे हैदर अली और टीपू सुल्तान ने भी अंग्रेज़ों से लोहा लिया, और फिर उसके बाद अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों का भी एक युद्ध होता है, जो वहाँ उनके अपने मदरलैंड में जो एक डिस्प्यूट है वो यहाँ पर भी कंटिन्यू होता है। कर्नाटक युद्ध नाम से उनका युद्ध होता है इस तरह से। और फिर आगे चल के हम पंजाब का भी हिस्ट्री देखेंगे, फिर मराठों का पूरा इतिहास जानेंगे। इस तरह से कई छोटे छोटे और जो स्वतंत्र राज्य हैं उनके बारे में डिटेल देखते हुए फिर हम इसके आगे चलेंगे। तो अब हम पुनर्जागरण और उस काल में पहुंच जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। इसके बाद आने वाले समय में जुड़े रहिए, वीडियोज़ आपको मिलते जाएंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कभी कभी कुछ कमेंट कर दिया करिए। थैंक यू।